नहीं गया ना? सना का एक दोस्त भी गायब हो गया यामिनी। हो सकता है इन दोनों की गायब होने की वजह एक ही हो। हर्ष, ये तो वही लड़का है जो सना के साथ था। ऐसी क्या जरूरी बात थी कि तू रात तक नहीं रुक सकता था? मैं जानता हूँ सुनील, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। ये घबराए हुए लग रहा है। कुछ हो तो नहीं गया? कल रात को सना को राहुल दिखा था अपने घर पे, पर जब वो वहां पर गई तो राहुल था ही नहीं। फर्श पे खून पड़ा था। क्या बकवास कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ सुनील, इसलिए कल रात को मेरे घर आई। उसे अपने घर में रहने से डर लग रहा था। इसीलिए सना के घर पे ताला लगा हुआ था। ये सना का भी ना दिमाग खराब हो गया। वो है कहाँ पर अभी? वो नहीं है सुनील। नहीं है मतलब? सना गायब हो गई। गायब हो गई है? गायब हो गई मतलब? देख, तू साफ साफ बता, हुआ क्या? कल रात मेरे घर एक बस आई थी, सना को लेकर। सना को लेकर गायब हो गई। बस? ये लोग किस बस के बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें खजान मिल गया था? शायद उस ट्रेन की तरह ये बस भी एक आत्मा हो सकती है। और फिर तेरे घर पे एक अजीब बस आके उसको लेकर गायब हो गई। ये क्या तो तू आ गया या तो सना आ गई। मैं जा रहा हूँ। सुनील, सुनील रुक जा। सुनील, सुनील चलो। पापा, क्या हुआ पापा? पापा ठीक तो हो आप? क्या हुआ पापा? पापा दरवाजा खोलो। पापा, क्या हुआ पापा? पापा, आप ठीक तो हैं? पापा, दरवाजा खोलो पापा। ओह गॉड, पापा, पापा, दरवाजा खोलो पापा। ठंडी हवा,
अच्छा गिफ्ट दिया हमारे सीईओ प्रमोद साहब ने। नहीं, वैसे भी हमें इस घर में एसी की सख्त जरूरत थी। अच्छा घनश्याम जी, मतलब आपको इस घर में मेरी जरूरत नहीं है? अरे मैडम, अगर ऐसी बात होती तो क्या मैं दूसरी शादी करता? अच्छा अच्छा, चलो बहुत रात हो चुकी, अभी हमें सोना चाहिए। चलो सो जाओ। सर, आवाज तो ऐसी आ रही थी जैसे उनका कोई गला दबा रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। फिर अचानक से उनके फ्लोर पे गिरने की आवाज आई और शांत हो जाओ। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद। हाँ सर, दरवाजा तो आपके आने के बाद खुला। समझ में नहीं आ रहा, खिड़की पर ग्रिल है, दरवाजा अंदर से बंद था, अंदर कोई था भी नहीं। फिर भी ऊपर से ये फ्लैट 13 फ्लोर पे है सर, तो इसलिए बाहर से चढ़ के अंदर आना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर चंद्र जी को किसी ने मारा भी होता तो कोई न कोई निशान तो होते यहाँ पर। अगर गला घोट के मारा होता तो गले पर उंगलियों के निशान, किसी हथियार से मारा होता तो हथियार के निशान होते, घाव के निशान होते, खून के धब्बे होते, मगर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, सब कुछ साफ। ये कैसे हो सकता है? सर, हाँ? शायद इन्हें किसी दवा का रिएक्शन हुआ। पूछो। आपके पापा को कोई तकलीफ थी? वो किसी चीज की दवा लेते थे? हाँ, वो सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाई लेते थे। ये यहाँ कुछ लगा हुआ है, पाउडर जैसा। इन्होंने सोने से पहले कुछ और खाया? हाँ। जी नहीं, रात को खाना खाया था हम दोनों ने, बस। ये पाउडर जैसी चीज है क्या, ये अभी पता लगाते हैं। ओह माय गॉड, राइसिन। राइसिन? हाँ, राइसिन बहुत ही खतरनाक जहर है। जरा सा छुआ और आदमी गया काम से। इसका एक्शन टाइम? दया बस चाय की चुस्की जितना, कुछ ही पलों में अंदर जाता है, चोक कर देता है बॉडी को और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जहर यहाँ आया कैसे? सर,
ये खिड़की के पास से कुछ मिला सर। क्या है, देखो जरा। कैमरा लेंस, पर यहां पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। तो फिर ये लेंस कहां से आया? लेंस कहां से आया? पता नहीं सर, पापा लेकर आए होंगे। मयूर, आप दोनों के अलावा कोई और भी यहाँ रहता है? जी नहीं, हम दोनों ही रहते हैं। इंदु जी, जब आप दोनों सो रहे थे उस वक्त खिड़कियां बंद थी या खुली हुई थी? हमने इस घर में नया एसी लगवाया है, इसलिए सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए थे। मैडम, आप दोनों के सिवा घर में कोई नहीं था। घर की खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे। मतलब बाहर से कोई तीसरा आदमी अंदर आ नहीं सकता था। और आपके पति की मौत एक बहुत ही तेज जहर से किया गया है, और वो जहर सिर्फ आपके पति को दिया गया है, आपको नहीं। हाँ? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने अपने पति को मारा है? मैडम, अपने गुस्से को काबू में रखिए। ये हमारा काम है कि हम इस केस के हर पहलू को देखें। सर, कहीं इस नए एसी का कनेक्शन इस केस से तो नहीं है? हो सकता है उसकी हवा से। नहीं फ्रेडी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पति पत्नी दोनों पर उस जहर का असर होता। ये जहर राइसन घर में आया कैसे? मिस्टर घनश्याम को ये जहर दिया कैसे गया? बॉस, बॉडी में रेसिन ज्यादा मात्रा में नहीं गया था, इसीलिए बच गया है। ये एंटीडोट लगा दिया है, बच जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, वेरी गुड। निखिल, मयूर को दूसरे कमरे में लेकर जाओ। अच्छा, संभाल के। हाँ, आराम से, आराम से। सांके, वो जो लेंस हमें चंद्रा के घर से मिले थे, उसके बारे में कुछ पता चला अब तक? वो तालिका चेक करिए बस। एक ही तरीके से दो खून, घनश्याम और चंद्रा, एक ही तरीके से, और वो भी राइसिन पॉइजन से। राइसिन से। पर सर, इन दोनों विक्टिम्स को राइसिन पाउडर दिया किसने होगा? वही तो, वो तो हम पता लगा ही लेंगे पूर्वी, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है। कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर, हाँ इशिता। सर, घनश्याम और चंद्रा एक ही कंपनी के लिए काम करते थे, जी गिज़्मो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। मैंने कहा ना, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है इस घनश्याम और चंद्रा में। दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते थे, जी गिज़्मो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। हेलो, क्या? ठीक, ओके। सर, कल्याण में एक और मौत हुई है, एक औरत की, मंजू नाम है उसका। कैसे? सर, गला घोटने से, और वो रूम में अकेली थी। मंजू की मौत गला घोटने से हुई, लेकिन वो कमरे में अकेली ही थी। अकेली थी। राइसिन, इस राइसिन पॉइजन की गुत्थी तो अब वहीं पर सुलझेगी, जी गिज़्मो स्टोर। यह है माइक्रोपिन कैमरा का एक हिस्सा, और ये वहां पे लेंस नंबर दिख रहा है।
जरा जूम करो तारिका, जूम करो इसे। हाँ। अब क्लियर है। एक मिनट, ACT 129098। और एक मिनट, ये देखो सचिन, ये जो तुम्हें व्हाइट डार्क स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल राइसिन के क्रिस्टल्स हैं। तो इसका मतलब सर, वो कैमरा उस डिवाइस पे लगाया गया था जिस पे राइसिन लोड किया गया। बिल्कुल। अब ये पता करना है सर कि वो है क्या। वो कौन सी ऐसी चीज है जो आसानी से खिड़की के अंदर घुस जाती है और ऊंची से ऊंची जगह चली जाती है। निकले, काम करो, पता करो कि ये कैमरा कौन कौन सी कंपनी बनाती है। ACT 129098। सर, निकल। सर ये कैमरास 2 कंपनी बनाती है सर। एक बेंगलोर में है सुपरविजन, दूसरी नोएडा में है जेड ब्राइट कंपनी। ओके, एक काम करो, तुम बैंगलोर वाली कंपनी को फोन लगाओ, मैं नोएडा में फोन लगाता हूँ। सर। हेलो, जेड ब्राइट कंपनी? जी बोलिए। जी, मैं मुंबई CID से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। CID से? जी हाँ, मैं आपके सेल्स ऑफिसर से बात करना चाहता था। सर आप होल्ड कीजिए, मैं आपका कॉल कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। देखिए, मैं मुंबई CID से इंस्पेक्टर निखिल बोल रहा हूँ। मुझे ये सुपरविजन कंपनी के क्या? अच्छा, ओके, शिफ्ट हो गई। ओके, थैंक यू। सर ये बेंगलोर वाली कंपनी 1 साल पहले बंद हो चुकी है, अब वहाँ पे कोई और कंपनी है। ओह, हेलो सर मेरे सीनियर लाइन पे हैं, आप बात कीजिए। जी जी कहिए, मैं मिस्टर राजेश बोल रहा हूँ। मिस्टर राजेश, मैं CID से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ, मुंबई से। जी कहिए। हमें थोड़ी मदद चाहिए थी आपकी। कैसी मदद सर? देखिए राजेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी 129 ACT 129098 इस सीरीज के कैमरा पिछले 2 हफ्तों में मुंबई में कहां भेजे? सर आप प्लीज मुझे अपना फैक्स नंबर दे दीजिए, जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं आपको तुरंत फैक्स कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। सर आखिर ये तो बताइए कि बात क्या है? देखिए, कल रात इस शहर में 3 खून हो गए हैं और जिन 3 लोगों का खून हुआ है वो तीनों आपके स्टोर के रिटायर्ड एम्प्लॉय थे। क्या? किन किन का मर्डर हुआ है सर? घनश्याम, चंद्रा और मैडम मंजू। सर, मुझे आपको कुछ बताना है। जी बोलिए। सर, जिन 3 लोगों के नाम आप ले रहे हैं वो तीनों ही कल हमारे स्टोर में शॉपिंग के लिए आए थे और कुछ फ्री वाउचर से कुछ शॉपिंग भी की थी। स्पेशल गिफ्ट वाउचर? सर, हमारे पुराने CEO मिस्टर प्रमोद ने कुछ 6 लोगों को फ्री शॉपिंग वाउचर्स दिए थे, जिनमें से एक उन्होंने खुद भी रखा था और सबने कल शाम को अपनी पसंद के कुछ गैजेट्स खरीदे थे। और बाकी तो? सर, मिस्टर गौतम और मिस्टर आशीष। सर पूरे स्टोर में राइसन का नामो निशान भी नहीं है। सर, ये कुछ वाउचर्स मिले। इन्हीं फ्री वाउचर्स की बात कर रही थी आप? सर, मैं इन्हीं वाउचर्स की बात कर रही थी। ओके। आशीष, गौतम और प्रमोद, इन तीनों की जान खतरे में है। आइए साहब, आइए। वो बगीचे में बैठे हैं प्रमोद जी। जरा रुकिए। साहेब, उठिए साहेब, वो CID वाले मिलने आए हैं आपसे। साहेब, उठिए साहेब। साहेब, साहेब, साहेब को क्या हो गया साहेब?
एक मिनट पीछे हटिए। वैसा ही केस है, ये देखो नाक में राइसिन पाउडर। क्या हुआ साहब को सर? एक बात बताओ, कौन आया था इनसे मिलने? कोई नहीं आया था साहब। घर में आने का और कोई रास्ता है? नहीं साहब, बस एक ही रास्ता है साहब, वो जिससे हम लोग आए हैं। और कौन कौन रहता है तुम दोनों के अलावा इस घर में? कोई नहीं साहब, बस हम दो ही रहते हैं साहब। और कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ पर? 5-6 साल से साहब। 5-6 साल से? क्या हुआ है साहब? सर, ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर प्रमोद ने बाकी 3 खून करके आत्महत्या कर ली हो। ये वही नया कूलर है जो तुम्हारे सेठ ने लाया था? हाँ साहब, यही है। इसका बॉक्स वगैरह कहाँ है? पैकेजिंग का जो कचरा था वो वहाँ साहब, कचरे के डब्बे में। खोला किसने था? मैंने खोला था साहब। मास्क पहन लो। सर, हो सकता है राइसिन इसी पैकेजिंग में यहाँ तक पहुंचा। कभी अगर ऐसे होता तो ये नौकर पहले मरता ना, क्योंकि उसने बॉक्स खोला था। संभल के। सर, यहाँ तो जरा सा भी राइसन नहीं मिला, तो फिर राइसन यहाँ आया कैसे? हाँ सर। सर हम लोग अलीबाग पहुंचने वाले हैं। हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के एक्स ऑपरेशन ऑफिसर गौतम के बेटे की एनिवर्सरी पार्टी है वहाँ। हाँ सर, हम वहाँ पहुँचते ही आपको रिपोर्ट कर देंगे। या थैंक यू सर। पार्टी में बहुत लोग होंगे। हाँ सर, अगर राइसिन का अटैक होता है तो बहुत बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तीन जगह भेजा है। सर, फैक्स आ गया। मुंबई में 3 जगह कैमरास भेजे गए हैं। तो चलो फिर इन तीनों कंपनियों के मालिक के दर्शन कर लेते हैं। तो मिस्टर आशीष, सर, कहीं हमें आने में देर तो नहीं हो गई? आशीष, मिस्टर आशीष। जी हाँ, मैं आशीष। ओह ग्रेट। आप ठीक हैं? क्यों, मुझे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अरे सुनिए, आप लोग तो बस घुसे जा रहे हैं। आप है कौन आप लोग? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्यों, सब ठीक तो है? नहीं, ठीक नहीं आशीष जी, कुछ प्रॉब्लम है। क्यों, क्या बात है? आप घनश्याम, चंद्रा, प्रमोद और मंजू को जानते हैं? जी हाँ, ये सब मेरे कलीग्स हैं। हम साथ में काम किया करते थे। लेकिन बात क्या है? बात एक्चुअली इन चारों की मौत हो गई है। क्या मौत? लेकिन कैसे? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आशीष जी, क्या कल आपने जी गिज़्मो शोरूम से कोई सामान खरीदा था गिफ्ट वाउचर से? जी हाँ। कहाँ है वो सोफे के पीछे। वो बॉक्स? जी हाँ। आपने इसे खोला तो नहीं? जी नहीं, वो कंपनी से टेक्नीशियन आने वाला था, बस उसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा कि आपने हाथ नहीं लगाया। आप थोड़ा पीछे हो जाइए। लेकिन आप लोग बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? थोड़ा खतरा है आशीष जी, आपको बाद में बताएंगे, आप पीछे आ जाइए। खतरा? जी पीछे प्लीज। लेकिन
इसमें तो कुछ भी नहीं है। वो जानलेवा पाउडर राइसिन गिफ्ट बॉक्स में नहीं आया तो फिर वो लोगों के पास पहुंचा कैसे? सर आप यहाँ? सचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर चंद्रा जी के यहाँ जो हमें कैमरास मिले थे जिसपे राइसन के कुछ अंश भी मिले थे, वो सारे कैमरास आशीष जी ने मंगवाए थे सर। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? कौन सा कैमरा? सर मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कितने कैमरे मंगवाए थे इन्होंने? 10 कैमरा सर। बकवास कर रहा है सर ये ऑफिसर। मैंने कोई कैमरा नहीं मंगवाया सर। ये ऑफिसर झूठ बोल रहा है सर। झूठ बोल रहा है? अच्छा, और हमारे इस ऑफिसर के झूठ बोलने की वजह? सबूत है हमारे पास। नोएडा की जेड ब्राइट कैमरा कंपनी ने फैक्स भेजा है जिसपे आपका नाम और आपकी कंपनी 24 सिटी का नाम लिखा है। सर बिलीव मी सर, ये कैमरा और कंसाइनमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं सर। मैंने तो कभी बिजनेस किया ही नहीं। मैं तो जिंदगी भर सिर्फ नौकरी करता आया हूँ सर। सर ट्रस्ट मी। तो फिर आपका नाम और नंबर कंसाइनमेंट में कैसे? सर मुझे पता नहीं है सर। तो आप कहना चाहते हैं कि आपने कोई नया कंसाइनमेंट रिसीव नहीं किया है? जी नहीं। अभी पता चल जाएगा कंसाइनमेंट रिसीव किया है या नहीं। तलाशी लो। चलिए भाई आइए, केक काटेंगे। प्लीज कम। आओ। अनिल, यही तो हूँ। काटे केक? बिल्कुल बिल्कुल काटिए। यस। अरे रुको भी। सर जितने भी लोग राइसन की वजह से मरे हैं वो राइसन उन तक जी गिज्मो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से ही पहुंची थी। हाँ दर्शक, मुझे इस बात का डर है कि गौतम जी ने अपने बेटे को देने वाला गिफ्ट कहीं खोल न दिया। राहुल, गौतम जी देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। मामला थोड़ा सीरियस है। क्या हुआ सर? आपने जी गिज्मो से जो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा था, हम उसके सिलसिले में आए। जी गिज्मो? आइए आइए। राहुल क्या कर रहे हो? राहुल मेरी बात सुनो। राहुल, इस तरफ से आवाज आई है। यहाँ से? संगीता, संगीता, सर प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए ना सर। क्या हो गया सर इसको? देखो आप लोग जरा बाहर जाइए और हाँ, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना प्लीज प्लीज। चलिए। सब पल्स नहीं है। सर ये देखिए, नाक के पास कुछ वाइट पाउडर जैसा है। जरूरी राइसन है। ये क्या है?
चक्कर है। सर, मुझे अंदर कुछ नहीं मिला। मुझे भी कुछ नहीं मिला सर। सर कैमरास नहीं मिले सर, लेकिन किचन के कोने में ये पड़ा हुआ था सर। सफेद पाउडर? कहीं ये राइसिन तो नहीं? हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है। मिस्टर आशीष, ये राइसिन पाउडर आपके यहाँ क्या कर रहा है? ये राइसिन, ये राइसिन क्या है? क्या सर राइसिन? सर अब राइसिन क्या है ये भी नहीं मालूम है। सर ये क्या हो रहा है सर? ये सब मैंने नहीं किया है सर। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। बाकी के कैमरे कहाँ हैं जो आपने खरीदे थे? प्लीज सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बेकसूर हूँ सर। ये कैमरा, राइसिन, मैं कुछ नहीं जानता सर। आई एम जस्ट इनोसेंट सर। सर इनको कुछ याद नहीं आ रहा है, इनकी याददाश्त थोड़ा कमजोर हो गई है। अगर आप कहें तो। नहीं, इनको ब्यूरो ले चलते हैं, वहाँ की हवा पानी अच्छी है, वहाँ आपको सब याद आ जाएगा। चलिए सर प्लीज सर। आइए। मैं बेकसूर हूँ सर। सर मुझे सर आप मुझे 100 बार भी पूछेंगे तो मेरा जवाब एक ही होगा सर, कि ये मैंने नहीं किया है सर। मैंने किसी को नहीं मारा है। तो फिर आपके नाम पे वो कैमरास किसने मंगवाए? और वो राइसिन, वो आपके यहाँ कहाँ से आया? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं मालूम। मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। कौन फंसा रहा है आपको? कौन फंसाएगा आपको? हाँ? सर मुझे अगर मालूम होता तो मैं पहले ही बता देता था ना आपको। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं। 5-5 लोगों का खून करने के बाद ये मासूम बनने का नाटक मत कीजिए, समझे? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूं सर। मुझे जाने दीजिए सर प्लीज। सर ये आदमी तो बहुत टेढ़ा लग रहा है, लगता है आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। सचिन, लगता है ये सच बोल रहा है। सर लेकिन सारे सबूत तो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबूत तो पैदा भी किए जा सकते हैं सचिन। जरा सोचो, सारे कैमरास अपने नाम पर मंगवाना और फिर राइसिन पॉइजन अपने ही घर में छुपा के रखना। जो आदमी ये सारा प्लान करके इतनी होशियारी से सब कुछ कर रहा है, क्या वो इतनी मामूली सी गलती करेगा? कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है ये। सर अब पता कैसे लगेगा कि सबके पीछे है कौन? उस डिलीवरी बॉय से पूर्वी, कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय से, उस लड़के से जिसने वो सारे कैमरास आशीष के घर पर पहुंचाए थे, उस डिलीवरी बॉय से। मिल गया सर। डिलीवरी नंबर है MUM 169127128K16। इसकी डिलीवरी हुई थी? यस सर। ये पैकेट जिस दिन हमें मिला था, डिलीवरी उसी दिन हुई थी। इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। किसने की थी डिलीवरी? डिलीवरी बॉयज पीयूष। पीयूष, जरा बुलाओ उसे। पीयूष, जरा बाहर आओ। जी सर, आपने बुलाया? पीयूष, CID वाले तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। CID? मैंने क्या किया? नहीं, घबराओ मत, बस हमारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। साहब मैं किसी लफड़े में तो नहीं पड़ जाऊंगा ना? तू टेंशन मत ले और साहब को इस डिलीवरी के बारे में बता। देख ध्यान से।
डिलीवरी किया ना साहब? किसको की थी? साहब जिसका नाम है उसी को किया ना। सब आ रहा। ये है वो आदमी। साहब रोज इतने लोगों से मिलते हैं, घाई रहता है, पहचानने को कहाँ फुर्सत मिलता है। सर मैंने कहा ना आपसे कि इसने मुझे कोई डिलीवरी नहीं दी है। आप लोग तो मुझे बस फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष जी, एक मिनट। और देखो, कोई जल्दी नहीं, ध्यान से देख के बताओ, यही थे? लगता तो यही है साहब। झूठ बोल रहा है सर, ये जबरदस्ती मुझे काम में कोशिश कर रहा है। कभी नहीं दी मुझे डिलीवरी तूने। झूठ बोल रहा है। एक मिनट। झूठ बोल रहा है सर। तुमने इन्हें डिलीवरी दी थी तो चालान पे साइन तो लिया होगा ना? हाँ साइन तो लिया ही होगा साहब। तो पर्ची लेकर आ। लाता हूँ साहब, लाता हूँ। सर मेरी बात सुनिए सर, ये झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है सर। अरे हाँ पीयूष, रुको, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो सीआईडी वाले चालान मांग रहे हैं। हाँ दे दो। पर्ची लेने में इतनी देर क्यों लगा रहा? देखो जरा अंदर जाके। सर सर वो भाग गया। भाग गया? पकड़ो। तुम्हें क्या लग रहा था कि बच के निकल जाओगे तुम? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आई समझ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो भाग क्यों रहा था? सर मैं आप लोगों को देख कर डर गया था सर। ठीक है, वो डिलीवरी तुमने किसको दी थी? हाँ? सर मैं बताता हूँ सर। ये है राज इलेक्ट्रॉनिक बग्स का और उनके शिकार करने के तरीके का। अरे अभी तो यहीं थी, ये लड़की कहां गायब हो गई? यहीं कहीं छुपी होगी, ढूंढो। सर इस तरफ नहीं सर। सर यहाँ भी कोई नहीं है। यहाँ हूँ मैं। तुम इन सब के पीछे ये तो पता चल चुका है, लेकिन ये सब किया क्यों तुमने? बदला, दूसरों का हक छीनने वालों से बदला। किसका हक? कैसा बदला? मेरे पापा के हक का बदला, उनकी मौत का बदला। पापा की मौत का बदला? उनकी सारी जिंदगी की मेहनत चुरा ली गई। मेरे पापा एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक जीनियस थे। उन्होंने रोबोटिक में एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिजाइन की जिससे मशीन्स इंटेलिजेंटली काम कर सकें। लेकिन आशीष ने मेरे पापा के रिसर्च के पेपर्स और सारे डिजाइन चोरी कर लिए और फिर उन्हें अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया।
और बाद में वॉशिंग मशीन्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे उनको फिट करवा के नाम, पैसा और इज्जत कमाने लगा। तुम्हारी दुश्मनी मिस्टर आशीष से थी, तो बाकी सबको तुमने क्यों मारा? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये सब एक ही गैंग के मेंबर हैं। इन सब ने मिलके मेरे पापा को कंपनी से निकलवाया, खुद तो बहुत पैसा कमाया, और मेरे पापा वो तो बेरोजगार हो गए, नौकरी चली गई उनकी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, डिप्रेशन में चले गए और फिर उनकी मौत हो गई। मैंने पहले तो मिस्टर प्रमोद की सिग्नेचर्स की प्रैक्टिस की और फिर मैंने फ्री वाउचर्स पे उनके साइन किए और फिर मैंने उन 6 लोगों के सामान में बग डाल दी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने जो कुछ किया वो भी गलत है। तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं गौतम और आशीष को उनके पापों की सजा न दिलवा दूं, तब तक मैं कानून तो क्या, अपने आप को किसी के हवाले नहीं करने वाली। आप लोग घबराइए मत, मैंने आप सबके मनोरंजन का भी बहुत खास इंतजाम किया है। देखना नहीं चाहेंगे? बस स्किन से टच नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, देखो कोई पासवर्ड वगैरह, कोई गैजेट। सर इससे गैजेट्स बंद नहीं हो रहे हैं। सर गोली मार देता हूँ। नहीं नहीं, गोली मत चलाना। ये फटेगा तो राइसन पाउडर उड़ेगा और खतरा हो सकता है। इन कीड़े मकोड़ों के लिए इतने बड़े हथियार की जरूरत नहीं है, इनका इलाज है मेरे पास। जुर्म का रास्ता हमेशा जेल की कोठरी में खत्म होता है रश्मि। अच्छा दिमाग पाया था तुमने भी। ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए, लेकिन इस्तेमाल बदले के लिए किया। अगर इनका इस्तेमाल किसी अच्छे काम में लगाती तो अपने पिता का नाम रोशन करती और जेल भी नहीं जाना पड़ता। आज हम आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित टीवी शो क्राइम इंडिया की शूटिंग दिखा रहे हैं। क्राइम इंडिया के इस एपिसोड की कहानी रघुनाथ और उसके परिवार की है, जो आज से 10 साल पहले अखबारों की सुर्खियों में छाई रही। 5, 4, 3, 2, 1, एक्शन। वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्राइम इंडिया के नए शो में। ये कहानी बहुत ही रोमांचक और रहस्य से भरी है। ये कहानी 10 साल पहले शुरू हुई इस बंगलो से। यहाँ रहते थे मिस्टर रघुनाथ अपने परिवार के साथ। एक खुश परिवार, फिर सारी खुशियाँ एक पल में छिन गईं। 10 साल पहले इसी दरवाजे से रघुनाथ की 21 साल की बेटी अपने घर प्रवेश करती है, जहाँ उसे अपने पिता का सामना करना पड़ता है, जो थोड़े गुस्से में थे क्योंकि जूही अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से लेट वापस आई। पिता की प्रताड़ सुनते ही जूही अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि पार्टियों में तो अक्सर देर हो सकती है, उसमें इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। रघुनाथ अपनी बेटी की बात सुनते ही चिल्लाने लगते हैं। जूही पिता का डर सह नहीं पाती। वो अपनी भरी आंखों से अपने कमरे की तरफ भागती है। कमरा बंद किए बिना खाए पिए जूही सो जाती है। इसका हम नाट्य रूपांतरण करते हैं। मम्मा, पापा, मम्मा, मम्मा, पापा। ये क्या? घर में कोई नहीं है क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता है। मम्मी, मम्मी,
पापा, ये क्या? यहाँ पर भी कोई नहीं है। कहीं बेडरूम में तो नहीं है? मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, ये क्या? कहाँ गए सबके सब? मम्मी, मम्मी, आप यहाँ पर हो? मैं कितनी परेशान हो गई थी पता है? मम्मी, मम्मी, ये क्या? पानी का नल खुला छोड़ के? मम्मी तो ऐसा कभी नहीं करती। मम्मी, पापा, राहुल, 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 अरे राहुल को स्कूल छोड़ने गई होगी मम्मी। राहुल का स्कूल बैग, मतलब मम्मी राहुल को स्कूल छोड़ने गई। राहुल भी नहीं है। मम्मी, पापा, पापा की गाड़ी, पापा की गाड़ी तो यही है। पापा तो ऐसा नहीं करते कभी। पापा। उस दिन से आज तक जूही को अपने माता पिता और भाई के बारे में कोई खबर नहीं मिली। कहाँ खो गए वो तीनों? लेकिन जूही अपनी आखिरी याद अब तक नहीं भूल पाई है, अपनी मम्मी की पिंक साड़ी और पापा के स्टाइलिश हैट को, जो उन्होंने आखिरी दिन में पहना था, वो आज तक नहीं भूल पाई है। Just stop this nonsense. आप लोग किसी को चैन से जीने देंगे या नहीं? प्लीज मैम, आप प्लीज रुकिए। Shut up. और आप मेरे घर आए कैसे? परमिशन लिए मैम। To hell with your permission. लोग मेरी जिंदगी को टेलीविजन शो का तमाशा समझते हैं। किसी के भी दर्द को स्टोरी बना देंगे। जिस घर से मेरी यादें जुड़ी हैं, आप उन्हीं यादों को एक्सपोज करेंगे। ये मैं नहीं होने दूंगी। Just go from here. चाहिए। ट्रस्ट मी मैम, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये तो आपके लिए अच्छा ही है कि हो सकता है कि शो के बाद आपको नए फोन कॉल्स आए कि आपके मिसिंग पेरेंट्स मिल गए हैं। प्लीज मुझे और लालच मत दो। छोड़ दो मुझे मेरे हाथ में। I said just go from here. सर, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप गलत ना समझे मैं। हम पूरे मसले को बहुत सेंसिटिवली हैंडल कर रहे हैं। सर समझाइए मैम को प्लीज। समझाइए ना, क्या करिए? तुम लोग जाते हो यहाँ से या मैं अपनी जान लूं? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो तुम मुझे। आज अपनी जान लेके दिखाऊंगी। उदय, उदय, कितना खून निकल रही है। पैकअप, पैकअप, चलो चलो चलो, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। चल चल। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। छोड़ो आराम आराम, इतनी फिक्र करती हो तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना सीखो। मरने मारने पर उतर आई उस वक्त। तो फिर क्या करती? वो लोग मेरे घर वालों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, मेरे जख्म को रेत रहे थे। मेरे इमोशंस को कभी समझते ही नहीं हो। ऐसा नहीं है, नहीं समझता मैं तुम्हारे इमोशंस। जूही, मैंने ही कहा था, बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। जिस तरह से तुमने इस दुख को समेटा और जिंदगी को फिर राह पर ले आए, कोई और होता कब का टूट जाता। तुम जैसा हमसफर बहुत नसीब से मिलता है। और तुम जैसा हस्बैंड भी हर लड़की को नहीं मिलता।
इसी बात पर दूध नहीं ग्रीन टी हो जाए। ठीक है, बैठो, मैं अभी लाती हूँ। क्या हुआ जूही? आपको क्यों लगता है कि ये हैट आपके पापा का है? कोई निशानी, कोई पहचान? ये उनका फेवरेट हैट था। मैंने बचपन से उन्हें यही हैट पहनते देखा था। देखिए जूही जी, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि ये हैट आपके पापा का है। कोई खास दूसरी पहचान कुछ भी? उदय, इन्हें पापा के वो सारे फोटोज दिखाओ जिनमें उन्होंने यही हैट पहना था। मैं पापा से कई बार कहती थी कि ये हैट पुराना हो गया है, इसे फेंक दो। पापा कहते थे मेरा सर भी पुराना हो गया है, उसे भी फेंक दूं क्या? जोश जी, इसे देख के तो ये जाहिर नहीं होता कि ये हैट यही वाला है। हाँ, ये जरूर पता लगता है कि ये हैट भी इस जैसा ही है। आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? एक काम करो, जरा आप घर के खिड़की दरवाजे चेक करो। जी सर। जोश जी, आप जो कह रही हैं वो तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये हैट यहाँ पे आया कैसे? अपने आप तो नहीं आया। जी सर, किसी ने तो इसे यहाँ रखा ही है। आपको किसी पे शक? नहीं सर, पीछे के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद है सर। इसका मतलब जो भी अंदर आया उसके पास मेन डोर की चाबी थी। जूही जी, आपने अपने घर की चाबी किसी और को भी दी है क्या? नहीं तो। हाँ, मुझे याद आया। एक्चुअली कुछ दिन पहले शॉपिंग आर्केड में मेरा पर्स चोरी हो गया था और घर की चाबियां भी उसी में थी। बड़ी लंबी प्लानिंग की गई है, लेकिन 10 साल बाद ये हैट यहां रखने का क्या मतलब हो सकता है? पूरा का पूरा परिवार गायब होता और किसी को भी पता नहीं चलता। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? सर, पुलिस रिपोर्ट में लिखा है कि ना किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, ना ही कोई गोली चलने की आवाज सुनी। सर, जब ये हुआ तब जूही अपने ऊपर वाले बेडरूम में सो रही थी और बाकी के परिवार के लोग नीचे थे, तो अगर शोर शराबा होता तो जूही को जरूर सुनाई देता। एग्जैक्टली। अच्छा, इस वॉचमैन का क्या कहना है? सर, उसने बताया कि उसने ना किसी ऐसे आदमी को और ना ही ऐसी किसी गाड़ी को बाहर जाते हुए देखा। सर, यहाँ तक कि उसने रघुनाथ जी की फैमिली को भी उस घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। सर, रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि घर में जबरदस्ती अंदर आने का कोई निशान भी नहीं मिला था। सर, एक बात समझ में नहीं आ रहा, जब घर के सारे लोग गायब है तो ये जूही कैसे बच गई? वही तो, जूही को क्यों छोड़ा है? सर, हो सकता है उसे जानबूझकर किडनैप नहीं किया गया, ये भी कोई साजिश हो। अच्छा, उस हैट पर से कोई उंगलियों के निशान मिले? हाँ सर, उस हैट पे 5 लोगों की उंगलियों के निशान मिले हैं। 2 तो जूही और उसके हस्बैंड के हैं, बाकी के मैच नहीं हुए हैं। जूही और उसके पति की उंगलियों के निशान। हो सकता है 10 साल बाद जब अपने पिता की हैट देखी तो दोनों ने उठाई होगी। सर, अखबार की एक कटिंग में लिखा था कि रघुनाथ जी के एक भाई हैं, हिमांशु, जिनसे उनकी ज्यादा बनती नहीं थी। दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था। और बाद में हिमांशु ने जूही से कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट्स लौटाने के लिए कहा था। सर, इस हिमांशु के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सर, एक और बात पता चली है। क्या? सर, जब हम इस केस के फाइल्स लेने गए तो वहां से पता चला कि ये फाइल्स इंस्पेक्टर विजय भी 2-3 दिन पहले लेकर गए थे। इंस्पेक्टर विजय? दया, इंस्पेक्टर विजय तो रिटायर हो चुका है, और फिर भी उसे इस केस में दिलचस्पी क्यों? रिटायरमेंट के बाद में तो केस छोड़ देना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। या तो रघुनाथ जी का केस सॉल्व होगा या तो रिटायर्ड इंस्पेक्टर विजय डिसॉल्व होगा। ये मेरी भी जिद है। और रंजीत, मैं बहुत नजदीक पहुंच गया हूं। किसी भी दिन कमिश्नर के पास पहुंच सकता हूं। सर्विस के दौरान 99 केस और रिटायरमेंट के बाद ये पहला केस, यानी हो गए पूरे 100। रंजीत, मैं बाद में फोन करता हूं।
मैं देख के आता हूं क्या गिरा है। इंस्पेक्टर विजय, शायद तू भूल गया है कि अभी तो इंस्पेक्टर नहीं है, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हो गया है। बस अब तेरी कहानी खत्म। कौन हो तुम? बहुत ठोका था ना मुझे, अभी तक मेरी हड्डियां बोलती हैं। बस अब बस, चार्जशीट भूल जा, फाइल भूल जा। क्यों दबे हुए केस को हवा दे रहा है? बंद कर दे वो केस, बंद कर दे। रघुनाथ भाई साहब को गुजरे तो तकरीबन 10 साल हो गए और अब तो सिर्फ उनकी यादें हैं। हम जानते हैं जो भी हुआ, लेकिन उनके केस के बारे में कुछ नई बातें सामने आई हैं, तो सोचा क्यों ना आपसे ही पूछ लें। नई बातें आप लोगों को पता चली है और आप पूछना मुझसे चाहते हैं? आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। मैं टेंशन में नहीं तो, दरअसल भाई साहब को गुजरे इतने साल हो गए और आज आप लोग आए भाई साहब के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। चलिए उनके बारे में नहीं तो आप ही के बारे में बात कर लेते हैं। कल दोपहर में कहां थे आप? ऑफिस में था। ऑफिस? रियली? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? आप कल 12 से 3 बजे तक ऑफिस में ही थे। एक्चुअली मैं लंच आवर्स में घर आता हूँ 2-3 घंटा रेस्ट करने के लिए। आपके घर का एड्रेस 54 गुलमोहर रोड है ना? जी नहीं। लेकिन आपकी कार कल उस वक्त उसी बंगले के सामने खड़ी थी। मेरी याददाश्त, दरअसल मैं सठियाने लगा हूं। मैं कल रुक गया था एक दोस्त के यहाँ, वो भी वहीं गुलमोहर में ही रहते हैं। मिस्टर हिमांशु जी, झूठ बोल रहे हैं आप। वहां पे आपका कोई दोस्त नहीं, बल्कि आपकी भतीजी जूही रहती है, समझे आप? इसलिए झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। हम जानते हैं कि आप जूही से मिलने गए थे उसके घर। हाँ, मुझे उससे कुछ काम था। काम था इन्हें? हाँ, फिर आप उससे मिले क्यों नहीं? बल्कि आप तो छिपते छिपाते उसके घर गए, उसके किचन के प्लेटफॉर्म पे उसके पिता रघुनाथ जी की हैट रखी और बड़े आराम से वहां से निकल गए। क्यों? हैट? कौन सा हैट? मिस्टर हिमांशु, आपको लगता है कि आप ऐसी गोल गोल बातें करके सीआईडी से बच सकते हैं? कसम से, ना तो मैं भाई साहब की किसी हैट के बारे में जानता हूं और ना ही उनके लापता होने के बारे में। हिमांशु जी, ये क्या है? बॉन्ड्स है, मेरे ही है। यही चुराने गया था मैं वहां। बॉन्ड्स? हिमांशु जी, आप अपने ही बॉन्ड्स चुराने गए थे? मिस्टर हिमांशु, आप क्या बचपन से ही ऐसी बेफिजूल की पहेलियां बुझाते रहते हैं? पहेली नहीं, सच कह रहा हूं। मैंने और भाई साहब ने मिलकर इन्वेस्ट किया था इनमें, लाखों के है। भाई साहब लापता हो गया और जूही कब्जा करके बैठ गई, दे ही नहीं रही थी। क्या करता, अपनी ही चीज चुरानी पड़ी।
हिमांशु जी, चलिए मान लिया एक पल के लिए कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन मैं सच ही कह रहा हूं, लेकिन एक बात आप लोगों को बोलना भूल गया। जैसे ही मैं बॉन्ड्स लेकर वहां से निकल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं घबराकर छुप गया। मुझे लगा कि शायद उदय या जूही होंगे, लेकिन कोई और ही था। कौन था? मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, सिर्फ पीठ ही देख पाया। लेकिन इतना तो तय है कि वो उदय नहीं था, क्योंकि वो उदय से काफी लंबा और तगड़ा था। बाल लंबे थे, जैकेट पहन रखी थी और शायद जीन्स थी। अच्छा, और कोई खास बात याद है आपको? कोई खासियत, जैसे उसे भीड़ में देखे तो पहचान लें? हाँ, उसके शूज क्रोकोडाइल लेदर के थे। क्रोकोडाइल लेदर? विजय, विजय, विजय सर। सर दरवाजे में से धुआं आ रहा है सर। माय गॉड, दुष्यंत दरवाजा खोलो। विजय, 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 पेपर जल रहा है, जल्दी से बुझा दें। यस सर। विजय, विजय सर, सर जल्दी आइए। क्या हुआ पंकज? ओह माय गॉड, विजय, सर ये मर चुके हैं। सिर पर वार किया है, गोली भी चली है सीने में। सर, दो गोलियां लगी हैं। माय गॉड, पंकज, पलटो इन्हें। सर ये कैसे हो सकता है सर? विजय जी इतने सीनियर और एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं, फिर इन्हें इन्हीं के घर में गोली मार दी। जिसने भी ये किया है पंकज, जो खिड़की का शीशा तोड़ा, बोल्ट नीचे किया, खिड़की खोलकर अंदर आके यहाँ चुप कर बैठा होगा। शायद आवाज सुनकर विजय इस कमरे में आया तो उसने विजय के सिर पर वार किया और फिर 2 गोलियां भी डाल दी। सर, लगता है कि खूनी और विजय जी की कोई पुरानी दुश्मनी थी, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद मौका मिलते ही इन्हें मार डाला। ये भी तो हो सकता है ना दुष्यंत, कि विजय किसी मुजरिम के लिए खतरा बन गया था। शायद उसी ने किया हो। ढूंढो इस कमरे को अच्छी तरह, एक कोना छानो और पंकज, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। ढूंढो अच्छी तरह से। सर, हाँ, ये देखिए, रघुनाथ जी की केस फाइल, लेकिन इसमें कोई पेपर नहीं है सर। बाकी सब केस फाइल के पेपर्स हैं। ये देखिए सर, सब में पेपर्स हैं, सिवाय इसके। तो भी दुष्यंत, इसका एक ही मतलब है, इसके अंदर जो पेपर्स है वो वहां जलाए जा रहे थे। कोई नहीं चाहता था कि रघुनाथ के केस के बारे में हमें कुछ पता चले। सर, हाँ सर, विजय जी का मोबाइल मिला और आखिरी कॉल उन्होंने किसी अनुज को किया था। तो फोन करो इस अनुज को। हेलो, अनुज कुल्फी वाले? अरे यार, मैंने 10 कार्टन मलाई कुल्फी बोली थी, क्या हुआ? अभी तक भिजवाई क्यों नहीं?
क्या कुल्फी वाले नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? मॉडल? मॉडल है? मॉडल अनुज? मॉडल और पुलिस वाले का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन ये है कि आज से 3 साल पहले तक जूही मेरी गर्लफ्रेंड थी और 10 साल पहले जूही का पूरा परिवार गायब हो गया था और इंस्पेक्टर विजय को यह लगता था कि शायद मैं उनके गायब होने के बारे में उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। तो क्या कहा तुमने इंस्पेक्टर विजय को? कुछ नहीं सर, मैंने उन्हें वही कहा जो मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें कुछ नहीं पता? पंकज, अरे ये किधर जा रहे हैं आप लोग? तुम्हारे घर की तलाशी ले रहे हैं। अच्छा अनुज, ये बताओ कि जूही के घर से उसके पिता की हैट मिली है, इतने दिनों बाद वो हैट वहां कैसे आई? सर मैं आपसे सच कह रहा हूं, ना तो मैं किसी हैट के बारे में जानता हूं और ना ही किसी गायब हुए परिवार के बारे में। अनुज, तुम्हारे और जूही के परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? चलो ठीक है, तो अब बताओ कल दोपहर को कहां थे तुम? कल मैं अपने एक फ्रेंड के एग्जीबिशन की ओपनिंग में गया था। फ्रेंड की एग्जीबिशन की ओपनिंग में गए थे? अच्छा। सर इसके घर में तो कुछ नहीं मिला और वो जूते भी नहीं जिसके बारे में हिमांशु ने हमें बताया था। अनुज, तुम होशियार बनने की बहुत कोशिश करते हो मगर हो नहीं। फिर से मुलाकात होगी। तो समझ में नहीं आ रहा ये आदमी चाहता क्या है। जो एक तरफ वो जूही के घर में हैट रखता है और दूसरी तरफ विजय को मारकर केस के फाइल्स, पेपर्स और फोटोज मिटा देता है। क्यों? लगता है उसे पता चल गया था कि विजय जल्दी अपराधी को पकड़ने वाला है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने रघुनाथ की हैट जूही के घर में क्यों रखी? क्या सोच रहा है वो? कोई ना कोई चाल तो जरूर है दया, इसके पीछे कोई ना कोई चाल तो है। ये केस कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है सर। वैसे विजय के काम करने के तरीके को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी में कभी नहीं रखता। इन्वेस्टिगेशन की अलग अलग कड़ियां वो अलग अलग जगह पर रखता था। सर विजय के सारे रिलेटिव्स से पता किया, किसी को भी मालूम नहीं है कि वो कर क्या रहा है। उसके मोबाइल से कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। वे देखना पड़ेगा मौत के कुछ दिन पहले विजय कहां कहां गया था, किस किस से मिला था। सर इंस्पेक्टर विजय के घर पे हमें जो जले हुए कागज के टुकड़े मिले थे उनमें से ये टुकड़ा आधा जला हुआ है और इस पर नवदीप गराज लिखा हुआ है। नवदीप गराज? दया, विजय ने ये नाम ऐसे नहीं लिखा है। जरूर इस गराज का इस रघुनाथ के केस से गहरा संबंध है। जरूर कोई ना कोई गहरा संबंध है। विजय सर हाल ही में एक सेकंड हैंड कार के बारे में पूछने आए थे। सेकंड हैंड कार? जी हाँ, एक व्हाइट कलर की सेडान कार बेची थी 10 साल पहले। विजय सर उसी के बारे में पूछने आए थे। उस गाड़ी के कोई रिकॉर्ड या पेपर्स होंगे आपके पास? जरूर सर, हम रिकॉर्ड हमेशा पक्का रखते हैं। गाड़ियों का मामला है, क्या पता कब कोई चोरी की निकल आए। शेखर, वो जरा गाड़ियों की सेल डिटेल की फाइल लेके आना। याद है ये गाड़ी किसने खरीदी थी? जी हाँ, कोई गिरीश साहब थे, उन्होंने खरीदी थी। ये लीजिए सर। ये लीजिए, ऊपर ही रखे हुए हैं, विजय सर को दिखाने के लिए ही निकाले थे। ये देखो, ये कार 14 अप्रैल 2004 को बेची गई थी। रघुनाथ जी के गायब होने के ठीक 2 दिन पहले सर? राइट। इसका मतलब है कि इस कार को रघुनाथ जी फैमिली के गायब होने के बीच कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मतलब सर विजय जी ने गाड़ी तक पहुंचने का जो रास्ता चुना है वो जरूर रघुनाथ जी तक जाता होगा। एक काम करते हैं, पहले तो आरटीओ से ये पता करते हैं कि ऐसी किसी कार का रजिस्ट्रेशन हुआ था या नहीं, और विजय जी के मोबाइल पोजीशनिंग रिकॉर्ड से ये पता करते हैं कि पिछले दिनों वो कहां कहां गया था। हो सकता है इस केस को सॉल्व करने में हमें कोई मदद मिल जाए। सर ये लैटिट्यूड 345 नॉर्थ और 213 ईस्ट है। सर एग्जैक्ट वही लोकेशन है जो विजय जी के मोबाइल फोन में स्टोर है। सर विजय जी इस जंगल में यहाँ आए थे
लेकिन उन्हें यहाँ मिल के सकता था। करण वो जरूर इस केस से जुड़े हुए कुछ सबूत ढूंढने के लिए यहाँ आया। ये भी तो हो सकता है कि वो उस सफेद गाड़ी के पीछे आया हो। लेकिन सर ये जंगल बहुत दूर तक फैला हुआ है, कई किलोमीटर तक। ऐसे में इस जंगल की कॉम्बिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा सर। हाँ मुश्किल हो सकता है मगर नामुमकिन भी तो नहीं। दिव्या, ये कितना एरिया छान मारा था उसने? सर यहाँ से 200 मीटर के घेरे में। 200 मीटर? बस तो फिर फैल जाओ चारों तरफ। सर। हाँ हाँ निखिल। सर हाँ ये देखिए सर। MS01 Y 5371। सर ये तो वही सफेद कार है जो उस गैरेज से बेची गई थी। देखो जरा गाड़ी साफ करो अच्छी तरह से। साफ करो अच्छी तरह से साफ करो। सर। हाँ सर ये गाड़ी इतनी ऊपर खाई से नीचे गिरी कैसे होगी? एक्सीडेंट हुआ होगा। मगर सर अगर जूही का परिवार इस गाड़ी में था तो इस गाड़ी में कुछ तो होना चाहिए, कंकाल वगैरह। पूरी गाड़ी खाली है सर। सर 10 साल हो गए, कीड़े सब खा गए होंगे अंदर। हाँ मगर केविन कुछ तो मिलता, कुछ तो मिलता है ना। एक काम करो, एक गाड़ी के अंदर जितनी भी धूल मिट्टी है सब इकट्ठा करो। करंट जाकर वैक्यूम क्लीनर लेके आओ। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग कभी गाड़ी में थे ही नहीं। केविन ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी के अंदर जितने भी परिवार वाले थे उनकी लाशों को कहीं और फेंक दिया और गाड़ी को यहाँ खाई में लाकर नीचे ढकेल दिया। सर हाँ ये देखिए सर, लॉकेट। सर ये तो जूही की माँ का लॉकेट है। बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट मैंने उन्हें एक फोटो में पहने हुए देखा है। जूही की माँ का लॉकेट? जी। तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जूही के परिवार वालों को इसी गाड़ी में लाया गया और फिर उनकी लाशों को कहीं और ठिकाने लगा दिया और गाड़ी को यहाँ इस खाई में लाके ढकेल दिया ताकि कोई सबूत न रहे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जी साळुंखे साहब, कुछ पता चला? अरे यार अभिजीत, ये बात गलत है यार। आते ही धन्य से सवाल कर देते हो। मैं यार आए हो, हाल चाल पूछो, अपने बताओ। मतलब हाल चाल? अरे हाल चाल पूछने वाला था सर। कैसी है तारिका जी? अरे भाई साहब, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ भाई। मेरे भी तो हालचाल पूछ सकते हो ना यार। आपके? हाँ क्यों? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपके हालचाल कैसे कैसे हैं आप? हाँ मैं अच्छा हूँ, ये हुई ना बात। अब आओ पूछो। अरे आए हो, हालचाल पूछो, हाय हेलो करो, काम तो होता ही रहता है, बताएंगे ही ना। अब बताओ क्या पूछ रहे थे तुम? ये जो धूल मिट्टी मिली थी कार में से, हाँ, इसमें से आपको कुछ मिला? हाँ अभिजीत, इस मिट्टी में से हमें एक नाखून का टुकड़ा मिला और कुछ बाल मिले। उनमें से एक बाल किसी 40 साल की महिला का है और ये नाखून का टुकड़ा किसी 10-12 साल के बच्चे का है और इन दोनों का रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। जरूर ये जूही की माँ और उसके भाई का होगा। और बाकी बाल के टुकड़ों का अभी भी टेस्ट चल रहा है, रिपोर्ट लेने गई है श्रेया। सर पता चला है कि रघुनाथ जी की फैमिली के गायब होने के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने खास एम्प्लॉई मुकेश को नौकरी से निकाल दिया था
मुकेश? कहीं सबके पीछे इस मुकेश का हाथ तो नहीं? सर, जो बाल के टुकड़े टेस्ट के लिए गए थे उनमें से एक बाल का डीएनए मैच हो गया है। किसका? भानु नाम है उसका। अंडरवर्ल्ड का कॉन्ट्रैक्ट किलर है, सुपारी लेके मर्डर्स करता है और कई मर्डर केसेस भी चल रहे हैं उस पर। भानु? मुकेश, तुम्हें पूरा यकीन है ये बाइक वाला आदमी भानु ही है? हाँ सर, सिग्नल तो यही बता रहा है। हाँ। अचानक गायब कहाँ हो गया? दिखाई नहीं दे रहा। ओह माय गॉड! सर, गोली चली यहां से। बताओ भानु, कैसे हुआ ये सब? बोलो भानु, कैसे हुआ? बोलो भानु। टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट पे क्या भानु? भानु! Oh my God! ये तो मर चुका है। सर, इसके मोबाइल में एक अनआइडेंटिफाइड नंबर से मैसेज आया था। एक मिनट। मैसेज? एक काम करो, पता लगाओ कि ये नंबर है किसका। रघुनाथ जी की कंपनी में 20 साल पूरे काम किया हूं मैं। फ्लोर मैनेजर था, प्रोडक्शन, लेबर सब मैं ही संभालता था। तो तुम्हें नौकरी से क्यों निकाल दिया मुकेश? जी, सच तो ये है कि दोनों पार्टनर्स में यानी कि कुमार साहब और रघुनाथ जी के रिश्तों में दरार आ गई थी। दरार? इस दरार की वजह क्या थी? जी, वो कुमार साहब को लगा कि रघुनाथ जी उनके साथ कुछ धोखा कर रहे हैं। चोरी छिपे कुछ डीलिंग्स भी कर लेते हैं। और इसलिए कुमार ने तुम्हें रघुनाथ पर नजर रखने के लिए कहा? जी हाँ, मैं रघुनाथ जी की हर खबर कुमार साहब को देता था। वो किससे मिलते हैं, क्या डील करते हैं, क्या लेन देन है, सब। और जब रघुनाथ ने तुम्हें पकड़ लिया ये सब करते हुए, तो उन्होंने तुम्हें काम से निकाल दिया। जी हाँ। और उसके ठीक 1 साल बाद में कुमार जी और रघुनाथ जी ने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी। जी हाँ, ये तो होना ही था। अच्छा, वैसे इंस्पेक्टर विजय क्या जानना चाहते थे तुमसे? जी, वो कुमार साहब के एक्सीडेंट के बारे में पूछने आए थे, जिनमें उनकी बच्ची और बीवी भी चली गई थी। और इंस्पेक्टर विजय को ऐसा लगता था कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। और जब पार्टनरशिप रही नहीं तो मर्डर की भी बात नहीं आती? जी, दोनों पार्टनर अलग भी इस तरह हुए जैसे रजामंदी नहीं थी। और फिर दोनों एक ही बिजनेस में कंपटीशन करने लगे, और वो भी इस तरह के जैसे एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। और हाँ, कुमार साहब की मौत के बाद सबसे ज्यादा तरक्की और फायदा रघुनाथ सेठ को हुआ। कुमार की मौत का सबसे ज्यादा फायदा हुआ रघुनाथ को। सबसे ज्यादा फायदा। इस कुमार फैमिली के एक्सीडेंट के सारे डिटेल्स निकालो, देखे तो सही कि क्या ये वाकई एक्सीडेंट था या फिर। सर, आपको क्या लगता है कुमार की फैमिली की मौत के पीछे क्या रघुनाथ का हाथ था? कविन, रघुनाथ को बिजनेस में कुमार से फायदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि रघुनाथ ने कुमार को मारा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन क्या पता चला एक्सीडेंट के बारे में? सर, मिस्टर कुमार हर रोज की तरह ऑफिस से घर पहुंचे। घर से वो लोग एक रिसोर्ट के लिए निकले। उनकी पत्नी ने एक सरप्राइज वेकेशन प्लान किया था, क्योंकि अगले दिन मिस्टर कुमार का बर्थडे था। वो लोग उसी रिसोर्ट में बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। जब ये जा रहे थे, इनका बच्चा भी इनके साथ में था, और उसी दौरान ये एक्सीडेंट हुआ। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है, जहाँ एक पल खुशियाँ थीं, अगले ही पल मातम छा गया। सर, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे होगा?
गाड़ी का अचानक ब्रेक फेल हो गया। मिस्टर कुमार की गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, वो गाड़ी को काबू में नहीं कर पाए और गाड़ी लुढ़कते लुढ़कते खाई में जा गिरी। कार के ब्रेक्स अचानक फेल हो गए, अचानक। बड़ी अजीब बात है। सर गाड़ी बिल्कुल नहीं थी। मिस्टर कुमार ने एक हफ्ते पहले ही वो गाड़ी खरीदी थी, तो ब्रेक फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता सर। वही तो सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुमार की ही फैमिली के किसी मेंबर ने रघुनाथ की फैमिली से बदला लेने के लिए ये सब किया हो। कुमार परिवार की मौत के 20 साल बाद कौन बदला लेना चाहता है? जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहां पर मिस्टर एंड मिसेस कुमार की लाश मिली थी, बच्चे की लाश नहीं मिली है ना? एक मिनट। क्या हुआ सर? गाड़ी घुमा लो। काबिन, पता चल गया ये खूनी कौन है। हेलो, हाँ मैं पहुंच गया हूँ 42 माइलस्टोन के पास। अब क्या करना है? क्या पुल के नीचे 42 माइलस्टोन की तरफ? अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ आप किधर आना है? ये लेफ्ट राइट क्या लगा रखा है? पागल समझ रखा है क्या? हेलो, मुझे क्या पागल समझा है क्या? कब से इधर उधर घुमा रही है? चुपचाप सामने आ जा, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। इधर मेरा मुंह खुला और तुम जेल के अंदर, इसलिए जल्दी से सामने आ और मुझे मेरा रोकड़ा दे ताकि मैं जाऊं यहां से। मैं जा रहा हूं। घबराओ मत अनुज, तुम्हारा पैसा पेड़ के पीछे रखा है। वाह रे वाह, क्या तकदीर है मेरी। तो जैसे सोने के अंडा देने वाली 2-3 और मुर्गियां मिल जाए तो लाइफ सेट। कहो तुम मेरी चिंता मत करो अनुज, वादे के मुताबिक ये तुम्हारी आखिरी पेमेंट है। अरे बेवकूफ, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कभी छोड़ता है कोई? अनुज भूलो मत, तुमने वादा किया था। अरे एक ब्लैकमेलर की बात पे तुमने यकीन कर लिया। चलो, थैंक यू। ये क्या कर रहे हो जोई तुम? तुम क्या समझते हो अनुज? तुम मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे और मैं सहती रहूंगी? हमसे उस्तादी बहुत भारी पड़ेगा तुमको। शट अप। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। सोचो अनुज, अगर मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को डलवा दूं, तो यहाँ तो किसी को इस बात की हवा तक नहीं होगी। जैसे तुमने अपनी फैमिली के साथ किया था। एक बात याद रखना, जो आदमी शर्ट सिलवाता है वो उसके अंदर बटन की जगह भी छोड़ता है। अगर मैं मरा तो मेरा एक पैकेट सीआईडी को पहुंच जाएगा और फिर तेरा डम डम डिगा डिगा। Just shut up। तू क्या समझता है तू झूठ बोलता रहेगा और मैं मानती रहूंगी? तू जैसा लालची इंसान अपने नुकसान के लिए कुछ नहीं करेगा। ये क्या है ये? जुई, ट्रिगर दब जाएगा, इसको नीचे कर। जुई, तमंचे को नीचे कर प्लीज, इसको अंदर डालो, ट्रिगर दब जाएगा जुई। सीपी सर आप
तो आखिर आपको पता चल ही गया। खिलौना तुम्हारे हाथों में अच्छा नहीं लगता। अपने लोगों को कह दो चुपचाप हमारे हवाले हो जाए। देख क्या रहे हो, ढूंढो एसीपी को। नहीं सर, मैं छोटा मोटा ब्लैकमेल हूँ सर। देखो इस प्यारी बिटिया को जिसने अपने माता पिता का खून कर दिया। बताओ क्यों मारा तुमने अपनी माता पिता को? वो मेरे माता पिता नहीं थे, उन्होंने सिर्फ मुझे गोद लिया था। मेरे असली पापा मिस्टर कुमार थे, जिनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई, और वो एक्सीडेंट रघुनाथ ने करवाया था। और अपनी माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए तुमने रघुनाथ और उसकी बीवी को मारने का प्लान बनाया, और उसके लिए तुमने भानु को पैसे भी दिए, है ना? हाँ, और भानु ने उस काम को पूरा अंजाम दिया। उसके बाद तुमने भानु के हाथों विजय जी को मरवा दिया, और फिर भानु को भी अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ, क्योंकि मैं अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। तो सारे इल्जाम अनुज पर आ जाए, है ना? और अनुज, तुम जूही के घर पे रघुनाथ जी की हैट रख के तुमने एक बंद केस को खोल दिया। चोर चोर मौसेरे भाई, वाह रे वाह। लेकिन एक बात याद रखना, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक हो, उसका आखिरी ठिकाना तो जेल की चार दीवारी में भी होता है। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक।